तो नारायण बच्चों, आज है हमारा सेकंड क्लास किसका, द लिविंग वर्ल्ड का। कल हम लोग देख रहे थे कि बायोलॉजी जो है किस तरीके से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसकी जो इतनी सारी ब्रांच हैं फैली हुई है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशनशिप देख चुके थे। ठंड हवा के बढ़ गया है, सेफ्टी से रहेंगे, कान हाथ ढक के रखेंगे। ठीक, हम लोग देख रहे थे कॉमन एंसेस्ट्री भी देखे थे कि कॉमन एंसेस्ट्री से ह्यूमैनिटी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो कॉमन एंसेस्ट्री का कि सपोज आप किसी कंट्री में गए और वहाँ पर जाने के बाद आपको पता चला कि जो प्रॉपर इस एरिया के लोग हैं ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के रिलेटिव हैं, तो आपका जो बिहेवियर है उनके साथ उसी टाइम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अपनापन वाला बिहेवियर चलाएगा कि अरे ये तो हमारा मतलब कुछ रखते हैं रिश्ता में। अब अगर जैसे कि मान लो कि आप इंडिया से कहीं बाहर जाएंगे तो वहाँ पे अगर कोई आपको इंडियन मिल जाए आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसमें से भी मज़े की बात है। अगर आपको कोई आपका अपना स्टेट वाला मिल जाए और अच्छा लगेगा, उससे भी मज़े की बात है कि अगर आपको कोई अपना डिस्ट्रिक्ट वाला मिल जाए और अच्छा लगेगा, उससे भी मज़े की बात है कि कोई आपको अपना गांव वाला मिल जाए और मज़ा आ जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो एंसेस्ट्री बताई गई थी कि ये कहीं तुम्हारे रिलेशन में कुछ लगते थे, उससे जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ह्यूमैनिटी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और देखो, हाँ, तो आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा कि बायोलॉजी जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लैब्स तक ही सीमित है, कि लेबोरेटरी में क्या है कुछ ऐसे ही झिंगुर तेल चट्टा मारता रहता है, पता नहीं चलता है क्या करता है। कोई कॉकरोच खा रहा है, कोई लिजर्ड खा रहा है, कोई जबरदस्ती का मतलब चूहा को सुई दे रहा है, कुछ हाथी में घोड़ा फिट कर रहा है, कुछ गधा को उधर पंख लगाने का कोशिश किया जा रहा है। इस तरीका से मतलब इससे थोड़ा सा लेवल क्या है, ऊपर उठा। और सिर्फ लैब तक ही उनकी जो रिसर्च है सीमित नहीं रही, ह्यूमन बींग्स के लाइफ के जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करी गई। यानी कि देखो, जब भी कुछ काम करेंगे अगर वो सोसाइटी के लिए, किसके लिए, अगर सोसाइटी के लिए अगर बेनिफिशियल नहीं है तो उस काम को क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए, है कि नहीं। सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर एक एजुकेशन सिस्टम बनाया गया लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, और उस एजुकेशन सिस्टम में यही नहीं बताया गया है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, तो उस एजुकेशन सिस्टम को उसी टाइम क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए। और या फिर वैसे टीचर्स जो आपको यही नहीं बता पा रहे हैं कि राष्ट्र हित जो है सबसे पहले आना चाहिए, तो उस टीचर को भी क्या कर देना चाहिए, एकदम मतलब हटा देना चाहिए। तो वैसे ही अगर मान लेते कोई भी सब्जेक्ट्स वगैरह जो ह्यूमन को बेनिफिट नहीं पहुंचा पा रहा है या फिर ह्यूमन लाइफ को आसान नहीं बना पा रहा है, मान लेते हैं कि सपोज डेट हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि मतलब हम सोच रहे हैं कि नहीं ये वाला सारा जो केमिकल है ना ये गांव में छींट देना चाहिए, सारे लोग क्या हो जाएंगे, क्या पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगा, तो उस केमिकल को क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। वैसे ही जो सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद अगर ह्यूमैनिटी के बदले अगर माइंड में क्रुएलिटी डेवलप हो रही है तो उस सब्जेक्ट को क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसा करना चाहिए। ठीक, चलो देखो आगे आते हैं हमारे, तो एनसीईआरटी जब बुक खोलोगे तो एनसीईआरटी बुक में जो सबसे पहले एक तस्वीर दिखेगी आपको, एक साइंटिस्ट है जिनका क्या नाम है, अर्नस्ट मायर एक साइंटिस्ट है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो दिया गया है कि
1904 1904 में इनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। और बर्थ कहाँ पे हुआ था, बर्थ हुआ था कैम्पटन। और कैम्पटन कहाँ पे है, तो ये है हमारा नहीं आपका, ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था। तो जो सबसे पहले जो बुक में फिगर बनाया गया है, एक साइंटिस्ट है अर्नस्ट मायर। अर्नस्ट मायर सर का जो फिगर बनाया गया है, एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं, एकदम क्लियरली दिखाया गया है। आपको दिखा देते हैं। अब खोजेंगे कि कैसे कि आजकल हाईली एजुकेटेड बच्चे आ गए हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं हम इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते, हम सिर्फ सीधा कंटेंट देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हो ये सर की फिगर देख रहे हो, यहाँ पर कितना सुंदर सा, उस टाइम पे भी एकदम कैसा कोट टाई एकदम लगा करके बैठे हुए हैं। ठीक, तो देखो अर्नस्ट मायर सर की जो फिगर दी हुई है यहाँ पर एनसीईआरटी में, तो ये है कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ साथ में दिया हुआ है वो दिया गया है 1904 से 2004 तक। देखो किसी भी बुक्स वगैरह में जब ये दिया रहता है ऐसे करके, जब दिया गया है तो इसका मतलब ये है 1904 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और 2004 में क्या हुआ था, इनका डेथ हुआ था। यहाँ पर थोड़ा सा एनसीईआरटी से मिसप्रिंट हो रखा है, मिसटाइप हो रखा है एक्चुअली में जो, और साथ में साथ यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि इन्होंने पूरा 100 ईयर्स तक क्या किया, जीवन का आनंद लिया। लेकिन यहाँ पर देखो जो इनका रियल जो ये है डेट ऑफ डेथ, ये 2005 है। एनसीईआरटी में 2004 दिया हुआ है, लेकिन रियलिटी में जो इनका जन्म मतलब जो मृत्यु हुआ था 2005 को हुआ था, आई थिंक 3 फेब को। हाँ 3 फेब है, हाँ 3 फेब है, कितना है, यस 3 फेब हुआ था। तो इन्होंने 100 साल से भी अधिक का लाइफ स्पैन अपना, इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन, कि नेचुरल डेथ, एकदम बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ होने तक क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोला गया। हाँ अब आगे देखो यहाँ पर क्या है कि इनको भी कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। देख रहे हो कि मतलब क्या रोला है सर का, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको कहा गया है। साथ ही साथ ये एक फेमस इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, मतलब इवोल्यूशन पे इन्होंने क्या किया था, रिसर्च कर रहे थे। कहाँ पे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं हो पा रहा है कुछ लोगों का, और ये वहां पर क्या करते थे, रिसर्च करते थे। अब देखो जब ये स्टूडेंट लाइफ में थे, इन्होंने ये थे, देखो 1953 में इन्होंने आर्ट्स एंड साइंस फैकल्टी के तौर पे क्या किया, ज्वाइन किया कि बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन देखो एक बात समझ में बताओ मेरे को कि जब ये बायोलॉजी में थे तो ये आर्ट्स और साइंस की फैकल्टी में क्या हो गए। देखो उस टाइम पे क्या होता था वहाँ पर कि जो आर्ट्स और साइंस होता, जो बायोलॉजी था ना, वो आर्ट्स और साइंस के अंडर में था। आर्ट्स और साइंस को एक साथ रखा गया था, क्योंकि जो आर्ट्स वाले हैं वो सोच रहे हैं कि हाँ चलो ह्यूमैनिटी वगैरह है, बायोलॉजी में कुछ ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है, तो आर्ट्स और साइंस को क्या कर लो, साथ में रख लो। मतलब 20s के पहले लगभग 90, 70, 80 तक ऐसा होता था। उसके बाद फिर बायोलॉजी को क्या किया गया, एक सेपरेट ही कर दिया गया। साथ ही साथ जो ऐसे रिसर्च करते करते 1975 तक के आसपास में क्या हो गए, रिटायर हो गए। इनको एक टाइटल भी मिला हुआ था, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर जूलॉजी इमेरिट्स। देख रहे हो टाइटल, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर जूलॉजियन इमेरिट्स, लेजेंडरी टाइटल है। कहते हैं कि जेम्स बॉन्ड,
हमारे इंडिया का जेम्स बॉन्ड, अजीत डोभाल। मतलब जो टाइटल मिलता है, टाइटल आदमी बहुत दिनों तक क्या रखता है, याद रखता है। साइंटिफिक करियर लगभग इनका जो था साइंटिफिक करियर इनका लगभग 80 ईयर्स तक का। 80 ईयर्स में इन्होंने ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी वगैरह करी इन्होंने, टैक्सोनॉमी वगैरह, जू ज्योग्राफी वगैरह, सिस्टमेटिक्स के बारे में इन्होंने क्या किया, इवोल्यूशन के बारे में क्या किया, रिसर्च करते थे। जू ज्योग्राफी क्या होता है, देखो जू ज्योग्राफी, जू मीन्स जूलॉजी वाला पार्ट से, एनिमल्स, ज्योग्राफी मीन्स लैंड एरिया। एनिमल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पर, कि इस पार्ट में ये वाले जानवर पाए जाते हैं, इस पार्ट में ये वाले जानवर पाए जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर के भी आसपास कुछ लायन, चीता, लेपर्ड वगैरह पाए जाते हैं, या तो नहीं पाए जाते हैं। यानी कि जो ज्योग्राफिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है जानवरों का, अब जैसे कि सपोज अगर हम बिहार में रह रहे हैं तो कंगारू किधर खोजने जाएंगे, वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह साइड में है, तो उनका एक ज्योग्राफिकल सेपरेशन हो रखा है कि हाँ यहाँ के जो जानवर हैं वो मतलब बेस्ट फिट यहाँ पर इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये जो ज्योग्राफी वगैरह के बारे में रिसर्च वगैरह किए थे। साथ ही साथ ऐसा करते करते इन्होंने क्या किया, और एकदम धमाका इनको प्राइज मिला। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। देखो ट्रिपल क्राउन ऑफ, ट्रिपल मीन्स 3, क्राउन मीन्स ताज। जिसके पास बायोलॉजी के ये 3 जो इनको भी बताने वाला हूँ जो प्राइज मिला, तो उसको बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। सबसे जो पहला प्राइज था इनको मिला था, कौन सा प्राइज, बाल्जन प्राइज। उसके बाद फिर क्या मिला था इनको, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी। जो थर्ड मिला था इनको वो मिला था क्रेफोर्ड प्राइज। यानी कि इनको 3 प्राइज मिला था। ये कब था, 1983 के पास, ये था 1994 के पास, और जो क्रेफोर्ड प्राइज मिला था ये था 83, 94, ये था 1999। और इनका डेथ कब हो गया था, 2005 3 फेब। यानी कि देखो क्रेफोर्ड प्राइज इनको कब मिला था, 1999 में। इनकी डेथ कब हो गई थी, 3 फेब 2005 में। तो ये 3 प्राइज इनको मिला था, जिससे इनको क्या कहा गया, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। स्टेटस देख रहे हो, इतना प्राइज भर भर रखा है। ये था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अब देखो जिस तरीके से सेंचुरी लगाकर सर गए, मतलब पूरी सेंचुरी टिका कर गए थे, जाते जाते बेचारे पूरी बायोलॉजी दम खंगाल के गए, हिला कर गए। इसके बाद यहां से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड सिर्फ नहीं, द लिविंग वर्ल्ड क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जीवन क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है, ये दोनों ही क्वेश्चंस क्या है, अलग अलग है। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज पर्पस ऑफ लिविंग। ये दोनों ही क्वेश्चन देखने में भले भी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों का आंसर्स क्या है,
अलग अलग है। लिविंग क्या है और पर्पस क्या है लाइफ का, ये दोनों ही अलग अलग है। जैसे किसी का हो सकता है जो पर्पस है वो ये हो सकता है कि डॉक्टर बनना, किसी के जीवन का लक्ष्य होता है डॉक्टर, किसी के जीवन का लक्ष्य होता है आगे चल करके मान लेते हैं कोई सीएम भी बनना चाहता होगा, कोई डीएम भी बनना चाहता होगा, कोई पीएम भी बनना चाहता होगा। इस तरीके से अपना अपना लक्ष्य होता है। कोई आगे चल के इंजीनियर भी बनना चाह रहा होगा, कोई आगे चल करके मान लो कि साधु संत बनना चाह रहा होगा, कोई आगे चल करके मान लेते हैं कि साइंटिस्ट बनना चाह रहा होगा। यानी कि अलग अलग लोगों का अलग अलग क्या है लक्ष्य हो सकता है। कुछ लोगों का मन होता हो कि नहीं मेरा मन है हम जीवन में मतलब पर्वतारोही बनना चाहेंगे कि हम एकदम मतलब कहीं भी कोई पर्वत में फेंक दो मेरे को, हम चढ़ना चाहते हैं, है कि नहीं। तो लक्ष्य जो है अलग अलग आदमियों का होता है, अलग अलग होता है। लिविंग बीइंग का लक्ष्य अलग अलग है। लेकिन जो लाइफ है, व्हाट इज लिविंग, इसका जो आंसर है हम लोग इसका आंसर खोजेंगे। हम लोग फिलॉसफी तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसीलिए पर्पस ऑफ जो लाइफ है उसको समुद्र के उस किनारे छोड़ देंगे और जिस किनारे बैठे हुए सब सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि लिविंग क्या है, इसको हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। डिफाइन करने क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। रिसर्च अभी आगे भी चल रही है। तो जो पहली बात की जो लाइफ है, लाइफ सिंपल तो है नहीं। अगर आगे जब पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन का तो हम लोग ये जरूर देखेंगे कि सिंगल सेल से कैसे इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग है, ऑर्गेनिज्म है, कैसे बना। तो सिंपल तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के साथ साथ छोटे से सेल में इतनी बड़ी ह्यूमन बीइंग्स कैसे थी, यूनिक है। जब देखो कि एकदम यूनिक है, कॉम्प्लेक्स है। ऐसा कभी देखा है क्या कि किसी का 4 हाथ है या किसी का हाथ के जगह पे पैर है और पैर के जगह पे हाथ है? नहीं। सर के जगह पे मतलब आंख है, सर आंख जो है पीछे की तरफ लगा हुआ है और नाक जो है ऊपर की तरफ लगा हुआ है? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी वैसे घूम रहा है, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर किया गया है। हम क्या हैं, जब बॉडी में कोई तकलीफ होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं डॉक्टर के पास, कुछ केमिकल से टेस्ट वगैरह करता है और फिर बताता है कि अच्छा आपने कल ये खा लिया था तो इस वजह से आपको क्या हो गया है, ये प्रॉब्लम हो रखी है। यानी कि केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं। जैसे ही कुछ खा लिया तो केमिकल रिएक्शन या तो स्लो डाउन हो गए या तो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, फास्ट हो गए, जिसकी वजह से जो बॉडी है अब प्रॉपर फंक्शनिंग कर नहीं पा रही है। तो ये था कि देखो लाइफ क्या है, लिविंग क्या है। पहली बात की यूनिक है, लाइफ क्या है, यूनिक है। सिंपल बिल्कुल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो कि अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस कर रहा है। हम ह्यूमन बींग्स हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली अंदर में रिएक्शंस हो रहे हैं और उसकी वजह से हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि कुछ डरावना चीज हम देख लिए तो हमारी बॉडी में उस वक्त जो रिएक्शन होगा वो अलग होगा एज कंपेयर टू वो सारे रिएक्शंस जब हम खुश होंगे तो हमारी बॉडी में होगा। खुशी के टाइम पे हमारी बॉडी में रिएक्शंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दुख के टाइम पर हमारे बॉडी में रिएक्शंस अलग अलग होंगे। अब देखो, अब ये सारे जो बॉडी में रिएक्शंस हो रहा है वो आखिर मतलब कुछ ना कुछ चीजों को क्या करेगा, डेवलप करेगा। जैसे रिएक्शंस होकर ही हमारी बॉडी में क्या देखने को मिलता है, ग्रोथ देखने को मिला। आगे चल कर के फिर क्या हुआ, डेवलपमेंट देखने को मिला। ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, साथ ही साथ
सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और क्या है, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, ठीक, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक। देखो यानी कि ये सारा चीज एक को है, हाँ एक छोटा रिस्पॉन्सिवनेस, क्योंकि क्या है कि हम लोग के पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि सीधा रिमोट टिपा और नेक्स्ट वाला आ गया, रिमोट टिप और नेक्स्ट वाला आ गया, ठीक, इसीलिए एनसीईआरटी का हेल्प लेना पड़ता है। देखो तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, और वो सारी चीजें एक्सप्रेस हो रही हैं किसके फॉर्म में, ग्रो कर रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ग्रो करेगा, डेवलप होगा, रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी उसमें होगी, रिप्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है अभी थोड़ी देर में समझाएंगे। सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, एडेप्टेशन और रिस्पॉन्सिवनेस। देखो जो ग्रोथ है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के लिए, यूनिसेल हो गया और मल्टी सेल हो गया, इन दोनों के लिए अलग अलग डिफाइंड है। जैसे जो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर के हिसाब से क्या होगा, ग्रो किया, ये एक ही सेल है, ये आगे चल करके डिवाइड हो गया, 2 सेल बन गया, तो क्या हुआ, ये ग्रो किया, ग्रो ही तो किया। अगर किसी के पास 2 सिक्के हैं और उसने किसी मार्केट में लगाया और 2 सिक्के उसको किस मतलब कितना रिफंड मिला, 10 सिक्के हो गए, तो उसकी जो ओवरऑल जो उसका धन था उसमें क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, बढ़ोतरी हो गई, ग्रोथ हुआ, उसका धन का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। धन कुछ मोटा नहीं हुआ लेकिन नंबर में क्या हो गया, बढ़ा वो। उस हिसाब से चलो देखो, उसके पास एक गोल्ड का टुकड़ा है, ठीक, अगर गोल्ड का टुकड़ा है और कल होकर उसका वेट क्या हो गया, डबल हो गया, तो उसके वेट में भी क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। यानी कि ग्रोथ डबल हो सकता है, नंबर में बढ़ सकता है, और साथ ही साथ मास में भी क्या हो सकता है, वो बढ़ सकता है। तो जो ये था कि इंक्रीज इन मास, मास में बढ़ सकता है, एंड नंबर में संख्या में बढ़ सकता है। इनको कहा गया है ट्विन कैरेक्टर। क्या कहा गया है, ट्विन कैरेक्टर कहा गया है कि अगर मास में बढ़ गया, नंबर में बढ़ गया, तो इसको कहा गया है ट्विन कैरेक्टर। क्या कहा गया है, ट्विन कैरेक्टर कहा गया है। नंबर ऑफ सेल्स में बढ़ गया, पहले 1 सेल का था 2 सेल का हो गया, 2 सेल का था, फिर यहां से आगे चल के ये 4 सेल का हो गया, ठीक। तो इस तरीका से क्या हुआ, नंबर में बढ़ गया। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे, रिप्रोडक्शन सिर्फ बेबी प्रोड्यूस करने का ही काम नहीं, जो ऑफस्प्रिंग है, जो जनरेशन है आने वाला अपकमिंग जनरेशन, अगर वो भी सक्सेसफुली आगे रिप्रोड्यूस कर पा रहा है तब बोलते हैं सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। जैसे सपोज डेट ये डॉग है, ठीक, इस डॉग का क्या हुआ, आगे पप्पी हुआ, छोटे छोटे बच्चे हुए। अगर ये पप्पी अगर सक्सेसफुल अगर रिप्रोडक्शन कर पा रहा है तब जाकर के मानेंगे कि इसने जो बच्चों को जन्म दिया था वो सही हुआ था। अगर ये पप्पी आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो वो क्या होगा, प्रॉब्लम आई, वहां पर कुछ क्या होगा, चेंजेस हुआ। तो रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल होना चाहिए। सब अगर सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो अभी ह्यूमन बींग्स इतना ज़्यादा पॉपुलेशन में जा ही नहीं पाता। क्या एक बार जो रिप्रोडक्शन हो गया पहले तो आगे आया जो भी ऑफस्प्रिंग वो मतलब इनफर्टाइल हो गया, ऐसा नहीं है।
आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है उसको क्या होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, ताकि आगे चल के वो भी क्या कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके। सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब थोड़ा बहुत कहीं कट वगैरह लग गया तो ऐसा थोड़ी है कि वो जख्म जो है हमेशा लाइफ टाइम तक रहता है, नहीं, वो थोड़े टाइम बाद खुद से ही क्या हो जाता है, जख्म वहां पे सही हो जाता है, वो सेल्फ रेप्लिकेशन हुआ। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहे हैं, जब सिंगल सेल जब रहता है, जब जाइगोट रहता है, जब जाइगोट है तो क्या जाइगोट के स्टेज में कोई डॉक्टर क्या करता है, क्या कोई ऐसा है क्या कि जाइगोट स्टेज में ही कोई था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जाइगोट स्टेज में, तो डॉक्टर कहा कि अरे नहीं नहीं ये हाथ तो गलत जगह पे लगा है, हाथ सही करो, ये पैर सर पे कैसा है, पैर को सही करो, ये आंख तो पीछे क्या कैसे लगा हुआ है, दो आंख और आगे लगाओ, ये इसके दो कान इस तरफ पैर की तरफ क्या लगे हुए हैं, इस कान को सेट करो हेड के पास, या फिर दो हाथ ये मतलब शोल्डर से क्यों जुड़े हुए हैं, इनको पैर के पास सेट करो। ऐसा नहीं होता है, ये सभी सेल्फ ऑर्गेनाइज हैं, यानी कि उन्हें पता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज, कान कोई डॉक्टर नहीं लगाया हमारे पास, कान पहले से मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में लगा हुआ है। लिवर सभी ह्यूमन बींग्स में एक ही पोजीशन पे है, ऐसा कैसे, क्या मतलब सबका डॉक्टर एकदम कट कट कर सेव किया था क्या, सबके पास दो ही किडनीज हैं और किडनीज भी एकदम एक जगह पे सेट हैं, है कि नहीं, या फिर सबका दो ही कान है और कान जो है एकदम मतलब यहीं पे लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज वे में, एकदम ऑर्गेनाइजेशन हो रखा है पूरा पूरा, ठीक। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन से क्या मतलब है, एडेप्टेशन से मतलब है कि सपोज दैट कोई जानवर है, अभी ठंडे इलाके में रह रहा है, और अगर ठंडे इलाके में रह रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ कि खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, एकदम मतलब भूखमरी का कंडीशन हो गया, स्टार्वेशन हो गया, तो जानवर क्या करेगा, कहीं खाने की तलाश में आप सोचेगा कि चलो हम भी चलेंगे विदेश कमाने के लिए, तो दूर दराज जाके कमाएगा बेचारा, तो वो जब दूर कमाने चला गया तो वहाँ पर जाकर के उस माहौल में मतलब वहाँ पर रहने लगा, तो वो क्या कर लिया, उस हिसाब से अडेप्ट कर लिया, ठीक। और मान लेते हैं जैसे हम ह्यूमन बींग्स भी हैं, हम जिस एरिया में रह रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि एरिया छोड़ करके हमें बाहर जाना पड़ता है, और वहाँ के माहौल के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते हैं, तो वो हुआ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन आगे देखेंगे, कुछ मतलब आगे भी पास आउट की जाती हैं और कुछ मतलब लाइफ तक ही सीमित रह जाती हैं। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस क्या कह रहा है, जैसे कि देखो रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कोई चीज हम देखें और हमने देखने के बाद उसको क्या किया, रिस्पॉन्स किया, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपने रिस्पॉन्स किया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, अगर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर टीचर रिस्पॉन्स करेगा गेट आउट करके, उस पर वहां पे वो क्या करेगा, टिक करेगा। जैसे रिस्पॉन्स में देखो क्या है, अगर गर्मी लग रही है तो हम जैकेट क्या करेंगे, उतार देंगे, यानी कि वो जो गर्मी आई हमारे पास उसके रिस्पॉन्स में हमने जैकेट क्या किया, उतार दिया। अगर बाहर गए हैं, धूप लग रही है, हालांकि अभी तो ठंड का मौसम है, बाहर गए हैं, धूप लग रही है, तो ऊपर से सन एकदम क्या किया, सन एकदम ऊपर से खिंचा गया है कि आज सबको जला देना है, हमने उसके रिस्पॉन्स में क्या किया, फटाक से वो काला छाता खोल लिया। यानी कि देखो अगर मान लेते हैं कि अगल बगल में कहीं पे शादी हो रही है, सपोज दैट हम अपने कॉलेज गए हुए हैं और वहाँ पे बादल जी के साथ हम रूम पे रुके हुए हैं, और उसके जस्ट बगल में क्या है, शादी है किसी की, तो हम जो चारों लड़के हैं वो रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, शाम का खाना बंद करेंगे और वहाँ पर शादी में चले जाएंगे। यानी कि वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही थी, हमने उसका रिस्पॉन्स कैसे किया, अपने यहाँ खाना बंद कर दिया जाए, खाना खा लिया, हमने रिस्पॉन्ड किया उनको, ठीक। एग्जाम आने वाला है, हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, तुरंत स्टडी आवर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं। वापस से बैक टू अवर टॉपिक, अगर मान लेते हैं ठंड का मौसम आया, रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, दो जैकेट और चढ़ा लेंगे। बारिश का मौसम आया, रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, होम का रिपेयरिंग करवा लेंगे।
इस तरीके से ये होता है रिस्पॉन्स करना। क्या होता है? रिस्पॉन्स करना। वो एक छू मुई का पौधा होता है, ठीक, जिसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, ठीक। अगर उसको फटाक से छुओगे तो क्या कर लेगा? एकदम झटाक से बंद कर लेगा। हमने उसको क्या किया? टच किया, रिस्पॉन्स में क्या कर लिया उसने? अपने जो ओपन था मुंह उसका क्या कर लिया? वो बंद कर लिया। तो ये था रिस्पॉन्स करना। ये था क्या? रिस्पॉन्स करना। सभी लिविंग बींग्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक। सभी लिविंग बींग्स का कुछ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे अगर कोई कहे कि एक लाइन में हमको एकदम डिफाइन कर दो, एक लाइन में क्या कर दो? एकदम डिफाइन कर दो कि लाइफ क्या है या फिर लिविंग बींग क्या है, तो ये बड़ा मुश्किल है। क्या है? बड़ा मुश्किल है। उसको सीक्वेंस में डिफाइन किया जाता है कि मतलब एक पार्ट में कि हाँ ये सारी चीजें हैं तो इनको लिविंग बींग कहा जा सकता है। अब जैसे कि मान लो कहते हैं ना कि किसी से दुश्मनी हो गई है, तो किसी से दुश्मनी अगर हो गई है तो कहते हैं कि कितनी दुश्मनी है, तो कहता है कि हम बता नहीं सकते हैं। तो बोलता है कि कोई कारण बताओ, आखिर दुश्मनी होने का क्या कारण है? तो वो कहता है कि अरे एक कारण होगा तब न बताएंगे। यानी कि उसके पास एक कारण नहीं है और जिसकी वजह से दुश्मनी है, उसके पास सेवरल रीजंस हैं। तो वो आपको 75 गो रीजन गिनवाएगा कि इस कारण से मेरी दुश्मनी है। उसने मेरा स्कूल टाइम में कलम तोड़ दिया था, मेरा कॉपी ले लिया था, मेरा बैग से बेंच पोंछ दिया था, मेरे बैग से इधर ब्लैक बोर्ड पोंछ दिया था, तो इस तरीके से हमारे क्लास से डस्टर एक्सचेंज कर लिया था। ये सब भयंकर भतेरे रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या हो गई? उनकी दुश्मनी हो गई। तो उसी प्रकार से जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग होने का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स, देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। जैसे पहले यहां पर डेफिनिट शेप एंड साइज, चलो लिखते चलते हैं। डेफिनिट शेप एंड साइज, ऐसा है क्या कि कोई आदमी 10 फीट का है, कोई 20 फीट का है? ऐसा है क्या? कोई 50 फीट का आदमी घूम रहा है, कहीं डॉग देखे तो 1.5 फीट का है, कहीं को डॉग देखे 15 फीट का है? ऐसा नहीं है, ठीक। उसके बाद है एक ऑर्गेनाइजेशन। आखिर ह्यूमन बींग्स को या फिर किसी भी, हम लोग ये वर्ड क्यों बोलते हैं ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनाइजेशन से आया हुआ है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये ग्रोथ अलग चीज है और डेवलपमेंट अलग चीज है। एक है फिर मेटाबॉलिज्म, एक है रिप्रोडक्शन, और क्या है? होम्योस्टेसिस। एडेप्टेशन, बाद क्या है? और इवोल्यूशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन, एजिंग, और फिर लाइफ का बहुत ही कड़वा सच जो है डेथ, ठीक। 11 नंबर। 12 में क्या छूट रहा है जी? यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चलो एक अलग से इसमें देख लेंगे, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई में मार्क कर सकते हो, ठीक। देखो एक एक करके इन सभी को डिफाइन करते हैं।
जो डेफिनिट शेप एंड साइज है, डेफिनिट शेप एंड साइज का क्या मतलब है कि कोई आदमी 6 फीट का हो सकता है, कोई 5.5 फीट का हो सकता है, या फिर कोई ह्यूमन बींग्स हो सकता है, मान लेते हैं कि 7 फीट का हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई 50-50 फीट के लोग वहां पे घूम रहे हैं। बदलाव है लेकिन बहुत एकदम नैरो रेंज में है। डॉग्स है, मान लेते हैं 1.5 फीट का डॉग घूम रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास यहाँ हमारे आगे वाली गली में 1.5 फीट के डॉग्स घूम रहे हैं, वहाँ आगे पड़ोस में बादल जी के गली के पास 20-20 फीट के डॉग्स घूम रहे हैं, और 1.5 फीट वाले वो 20 फीट वाले से डर के भाग रहे हैं इधर। ऐसा नहीं है। डेफिनिट शेप और साइज है, डेफिनिट क्या शेप और साइज है। बदलाव है थोड़ा बहुत कि कोई 1.5 फीट का है तो हाँ कोई ठीक है, थोड़ा सा 1 इंच बड़ा है, कोई 1 इंच छोटा है ना। जैसे सपोजिट कि गोल्ड ही है, गोल्ड अगर एक एरिया की बात करते हैं तो मेरे घर पे अगर मान लो कि अगर 1 लाख रुपए है गोल्ड, अगर तो बगल वाले के पास 1,03,000-4,000 रुपए होंगे। यानी कि देखो बदलाव है लेकिन बहुत ही वास्ट बदलाव नहीं है, एक नैरो रेंज में है। नैरो रेंज में क्या है, बदलाव है। और मतलब इसी वजह से इनको कहा जाता है मॉर्फस। क्या कहा जाता है, मॉर्फस कहा जाता है। जब क्या लिखते हैं यहाँ पर, आप लिख सकते हैं ये बात की living organism have definite shape and size, definite shape and size with a narrow change, मतलब थोड़ा सा बदलाव हो सकता है और इसीलिए इनको कहा जाता है मॉर्फस। ठीक, यानी कि जो नॉन लिविंग है, जो क्या है नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग को कहा जाता है एमॉर्फस। जैसे एमॉर्फस जो चीजें हैं, जो नॉन लिविंग वाले एमॉर्फस चीजें हैं, उनका डेफिनेट शेप और साइज नहीं, उनका डेफिनेट शेप और साइज नहीं है। क्यों? अब जैसे कि मान लेते हैं कि जो पहाड़ है, एक हो सकता है कोई पहाड़ छोटा हो सकता है कोई पहाड़ उससे 1000 गुना बड़ा हो, ठीक है कि नहीं। हो सकता है मेरे पास इतना छोटा गोल्ड का टुकड़ा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी को लग रहा है कि गोल्ड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक गोल्ड कितना छोटा टुकड़ा हो सकता है किसी के पास इससे 1000 गुना बड़े बड़े गोल्ड पड़े हुए हों। तो नॉन लिविंग क्या है, अमॉर्फस है। ठीक, सेकेंड नंबर में बात आओ ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ बॉडी इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स which are arranged in an orderly manner due to presence of organization. A living being is called organism. Organized way में यूनिट्स और सब यूनिट्स क्या है वो देखो जो हमारी बॉडी है ये यूनिट्स और सब यूनिट्स से मिलकर के बनी हुई। जैसे कि देखो यूनिट्स क्या कहा जाता है, ये बात सभी जानते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल से मिलकर क्या बना हुआ है, टिश्यू बना हुआ है। सेल से मिलकर क्या बना हुआ है, टिश्यू बना हुआ है। और टिश्यू से ही मिलकर के क्या बना हुआ है, ऑर्गन बना हुआ है। ऑर्गन से मिलकर के बना हुआ है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बना हुआ है इतना अच्छा खासा एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बना हुआ है, ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। तो ये यूनिट सब यूनिट्स हैं, ये यूनिट सब यूनिट्स है यहाँ पर। ऑर्डरली मैनर में भी है। ऑर्डरली मैनर का मतलब है कि सेल से ही मिलकर टिश्यू बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सेल बना और टिश्यू बनने के बाद, टिश्यू बनने के पहले ही ऑर्गेनिज्म बन गया। ला,
टिश्यू खुद भटक रहा है, ऑर्गन कहाँ, तो ऑर्गन उधर पड़ा हुआ है चौकी के नीचे, वही फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार है। ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करता है कि पहले सेल बनेगा, फिर टिश्यू बनेगा, फिर ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और तब जाकर के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा। नहीं तो पता चला कि अभी सेल फॉर्मेशन हुआ था और अगले स्टेप में ऑर्गेनिज्म बन के उधर घूम रहा है, और ऑर्गेनिज्म घूम रहा है, बाद में पता चला कि आजा मेरा लंग्स तो बना ही नहीं, मेरा किडनी तो फॉर्मेशन अभी हुआ ही नहीं है, मेरा लीवर तो अभी इन द प्रोसेस ही है। तो इस तरीके से मतलब नहीं हो पाता है। ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर क्या है, जरूरी है। उसके बाद फिर और इसीलिए और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिज्म बोले, यानी क्या बोल सकते हो, ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन नोन एज ऑर्गेनिज्म। लिविंग बीइंग्स को क्या बोलते हैं, कहते हैं ना कि ये मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक एक्स ऑर्गेनिज्म, ये एक वाई ऑर्गेनिज्म है, यानी उनमें क्या देखने को मिला है, ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला है, इसीलिए वो क्या है, वो ऑर्गेनिज्म बोले जा रहे हैं वहां पे। थर्ड पे आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ ए सेल, एन ऑर्गन और होल ऑर्गेनिज्म, usually accompanied by increase in dry weight mass number। देखो जो ग्रोथ है, सपोज दैट हम ग्रो किए, तो ये ग्रोथ जो है इरिवर्सिबल है, अब ये वापस से रिवर्स चाइल्डहुड स्टेज में नहीं जा सकती है। कोई ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं, कोई डॉग है, कोई काऊ है, कोई बफेलो है, कोई पिग है, कोई हैन है, कोई ह्यूमन बींग्स ही है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जब एक बार ये ग्रो कर गया तो उसके बाद वापस से सोचा कि हम अपने जाइगोट स्टेज में चले जाएं तो बहुत मुश्किल है, मतलब वो इरिवर्सिबल चेंज हो रखा है। अब सेल जब नंबर बढ़ा लिया है एक बार अपना, तो दोबारा से वापस उस जाइगोट वाले स्टेज में जा पाना बहुत क्या है, मुश्किल है। वापस से उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और देखो चेंज जो है वो सेल से हो गया ऑर्गन में भी। ऑर्गन पहले छोटा होता है, छोटे बच्चे में ऑर्गन छोटा, फिर धीरे धीरे बढ़ा तो क्या होता है, बड़ा होता है। वहाँ पर होल ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ हो सकता है। किस तरीके से, ड्राई वेट हो सकता है, उसका ड्राई वेट बढ़ जाए, उसका हो सकता है सेल बढ़ जाए, हो सकता है क्या बढ़ जाए, उसका सेल नंबर बढ़ जाए, सेल नंबर बढ़ जाए, या फिर हो सकता है उसका मास बढ़ जाए। देखो एक बात समझो यहाँ पर कि ड्राई वेट क्या होता है। देखो ड्राई वेट ये होता है कि कोई एक सेल लो या फिर टिश्यू लो या कुछ भी लो, उसमें से अगर सारा वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया जाए, मान लेते कि हीटिंग के प्रोसेस से लेकर के इवोपरेशन किया और सारा वाटर मॉलिक्यूल्स क्या किया, बाहर निकाल दिया, तो जब सारा वाटर मॉलिक्यूल्स जब बाहर निकल गया तो वो क्या, जो बच गया वेट वो हो गया क्या, ड्राई वेट। मान लेते हैं कि एक पत्ता लो, एक मैंगो ट्री का क्या लो, लीफ लो, और उसको एकदम घामा में ले जाकर के क्या कर दो, सुखा दो, एकदम सुखा दो पूरा। सुखाने के बाद वो जो पत्ता बच गया वो क्या हो गया, ड्राई वेट। वो क्या हो गया, ड्राई वेट। हो सकता है उसका सेल नंबर बढ़ गया तो भी तो ग्रोथ हुई उसके पास, मास में बढ़ोतरी हो गई। जब छोटा बच्चा था तो मान लेते हैं 2 किलो का था, जब बड़ा बच्चा हुआ तो 20 किलो का हो गया। पहले 2 किलो का छोटा बच्चा था, फिर उसकी ग्रोथ हुई और फिर क्या हो गया, वो 20 किलो का हो गया, और ग्रोथ हुआ तो पता चला कि 200 किलो का हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, मास में उसकी क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। जब मास बढ़ा तो साथ ही साथ उसका सेल नंबर भी बढ़ा। छोटे बच्चे में जितना सेल था, बड़े बच्चे में उससे सेल नंबर क्या था, ज्यादा हो गया वहां पर। अब देखो डेवलपमेंट का क्या बात आ गया है कि डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ चेंजेस दैट ऑकर इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। सम टोटल ऑफ चेंजेस, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है
सम टोटल ऑफ चेंजेस। टोटल चेंजेस का क्या मतलब है? जब हम कहते हैं कि ये था, अब हो रहा है डेवलपमेंट का, कि बच्चा डेवलप कर गया। डेवलपमेंट किस सेंस में कहा गया है? एक कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलप हुआ। एक नौकरी में उसकी प्रमोशन हुई, वो भी डेवलपमेंट हुआ। हम जब ग्रो किए तो एक हुआ क्वालिटेटिव, एक क्या हुआ? चेंजेस जो हुआ, एक होता है क्वालिटेटिव। देखो क्वालिटेटिव होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से क्या मतलब है? क्वालिटी में चेंज आ गई, अब वो मैच्योर हो गया है, वो क्वालिटी हुआ उसका। मैच्योर क्या हुआ? क्वालिटी हुआ। छोटा बच्चा था, अभी बड़ा हुआ, नाउ आफ्टर एडोलेसेंस ही इज एबल टू रिप्रोड्यूस। ये एक क्वालिटी में क्या हुआ? उसका चेंज हुआ। क्वांटिटी में चेंज मतलब हाइट बढ़ गई। हाइट पहले 1.5 फीट का था, अब 15 फीट का हो गया। हाइट में क्या हुआ? चेंज हुआ। पहले क्या था कि 2.5 किलो का था और अब 25 किलो का हो गया। ये क्वांटिटी में चेंज हो गया, यानी कि जब क्वालिटी में चेंज हुआ तो हो सकता है ये मैच्योर हो सकता है, हो सकता है ये नाउ एबल टू रिप्रोड्यूस हो। एबल टू क्या हो गया? रिप्रोड्यूस हो गया। क्वांटिटी में बात करेंगे तो हो सकता है उसके वेट में उसका गेन आ गया हो, या फिर हो सकता है उसके हाइट में बढ़ोतरी आ गई हो, यानी कि सेल नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। सेल नंबर क्या हो सकता है? इंक्रीज कर सकता है। और इस तरीके से होगा टोटल चेंजेस। क्या होगा? टोटल चेंजेस। हम लोग हैं, एक सर्टेन हाइट के बाद जाकर के डॉक्टर क्या बोलता है कि आप उल्टा लटकने से कुछ फायदा नहीं है, अब तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। होता है डॉक्टर कि अब तुम कितना भी हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन पी लो, उल्टा लटक लो, अब तुम्हारी हाइट क्या होगी? बढ़ेगी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में है। अगर बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जो ग्रोथ है, देखो ग्रोथ इन प्लांट्स नेवर स्टॉप्स। प्लांट कभी भी ग्रो करना रुकते नहीं है, वो लाइफ टाइम तक बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। टाइम के साथ जो उनका ग्रोथ है स्लो जरूर हो जाता है, लेकिन रुकता नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स में रुक जाता है, जानवरों में रुक जाता है। प्लांट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो प्लांट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद जा करके उनका ग्रोथ क्या हो जाता है? रुक जाता है। लेकिन प्लांट्स में ग्रोथ लाइफ टाइम तक क्या होती है? बढ़ते रहती है। कैसे? आखिर प्लांट्स में हमारे में से ऐसा क्या स्पेशल है जो उनका जो है ग्रोथ कभी रुकता नहीं है? प्लांट्स में स्पेशल ये चीजें हैं कि उनके पास स्पेशल मेरिस्टेमेटिक सेल है। क्या है? मेरिस्टेमेटिक एरिया है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। देखो प्लांट्स के पास क्या है? हैव मेरिस्टेम सेल। उनके जो ऊपर टॉप पे मेरिस्टेमेटिक सेल एरिया रीजन बना हुआ है, वहां पर वो जो सेल है कभी भी ग्रो करना रुकता ही नहीं है। वो लाइफ टाइम तक क्या करते रहते हैं? ग्रोथ करते रहते हैं। और प्लांट्स एकदम हमेशा क्या होता है? बढ़ते रहता है। एनिमल्स के केस में रुक जाता है। एनिमल्स के केस में ग्रोथ क्या हो जाता है? रुक जाता है। थोड़ा बहुत रिपेयर और रीजनरेशन चलते रहता है। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग्स में अगर ग्रोथ रुक गई, अगर ह्यूमन बीइंग्स में ग्रोथ अगर रुक गई तो ऐसा थोड़ी, चाहे रुक गया तो ऐसा थोड़ी कट लग गया तो अब वहां का सेल इंक्रीज नहीं कर रहा, सेल बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अब तो ग्रोथ रुक गया, अब सेल बढ़ ही नहीं रहा है, अब जगह उसका जीवन भर लेकर घूम रहा है। नहीं, थोड़ा बहुत जो सेल है वो डिवाइड करता है ओनली टू रिप्लेस worn out एंड लॉस्ट सेल्स। worn out सेल्स मतलब क्या है? देखो
रिपेयर और रीजनरेशन हमारे में होगा किस लिए, worn out सेल्स के लिए या फिर लॉस्ट सेल्स के लिए। जो worn out सेल्स हैं और फिर जो लॉस्ट सेल्स हैं, worn out सेल्स उनको कहा गया है जो बॉडी के सेल्स पुराने हो गए हैं और मतलब या फिर समय के साथ वो काम करना मतलब अब उतना इफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि इन सेल्स को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। इन सेल्स को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। या फिर मान लेते हैं कि कहीं पे आप बाइक ले जाकर के लहरिया कट चला रहे हैं और घिसटा गए और हाथ पैर छिल गया, तो वहां का जो सेल लॉस्ट हो गया उन सेल्स को भी क्या कर देगा, ये रिप्लेस कर देगा। तो जो सेल वॉर्न हो गया है या फिर जो सेल लॉस्ट हो गए हैं उनका रिपेयर और रीजनरेशन भर तो मतलब बॉडी हमेशा काम करते रहता है। नॉर्मली बॉडी कहीं छिल जाती है तो वहां पे सेल का हो जाता है, हफ्ते 10 दिन में वापस से रिकवरी हो जाती है। लेकिन जब कहीं ज़्यादा मतलब हो जाए तो रिकवरी उसकी नहीं हो पाती है। ऐसा थोड़ी है कि मान लेते हैं किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, तो दोबारा से हाथ बन गया, दोबारा से पैर बन गया, फिर तो टेंशन ही नहीं होता कि हाथ कट गया, हाँ ठीक है, दोबारा हाथ जम जाएगा 2 हफ्ता में। तो उस हिसाब से नहीं होता है, सिर्फ छोटे मोटे रिपेयर और रीजनरेशन का काम होते रहता है। अब देखो ग्रोथ में यहाँ पर 3 प्रोसेस हैं। या तो सेल डिवीजन हो सकता है, ग्रोथ अगर हो रहा है तो इसमें 3 प्रोसेस है, या तो सेल डिवीजन या फिर हो सकता है सेल इनलार्जमेंट। क्या हो सकता है, सेल इनलार्ज कर गया, सेल बढ़ गया, या फिर हो सकता है यहां पर देखो सिक्रीशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। सेल डिवीजन करके 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, 256, 512, 10, 24, मतलब इस तरीके से सेल का नंबर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। सेल इनलार्ज किया, पहले सेल क्या था, ऐसा था, फिर सेल क्या हुआ, ऐसा हुआ, फिर सेल क्या हुआ, ऐसा हुआ, फिर सेल क्या हुआ, ऐसा हुआ। यानी कि सेल भी क्या हुआ, इनलार्ज हुआ, उसका साइज क्या हुआ सेल का, बढ़ता गया। उसके बाद सिक्रीशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस से क्या मतलब है, जैसे देखो एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस में से लिग्निन आते हैं, रिजिन्स आते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये सभी एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस है। एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस टिश्यू में मतलब पाया जाता है। चलो इसके बारे में अभी एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस अभी आगे देखेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी देख रहे हैं। 3rd नंबर पे देखो, चलो बाकी को मिटाते हैं। देखो अगर बात करते हैं ग्रोथ की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, अब इनको एक साथ लेके चलते हैं, ठीक। देखो या तो ग्रोथ आपका हो सकता है इंटरसेप्शन और एक है एक्रीशन। इंटरसेप्शन है और एक क्या है, एक्रीशन है। देखो इंटरसेप्शन क्या कह रहा है, INTUSSCEPTION। इंटरसेप्शन ये कह रहा है कि हम ग्रो किए, हम जब ग्रो किए तो मेरी बॉडी में जो इंक्रीज हुआ सेल नंबर में, हमारी बॉडी में जो सेल नंबर में क्या हुआ,
इंक्रीज हुआ, हम इंटरनल ग्रोथ शो किए, सपोज इट, मान लो कि ये कुत्ते का बच्चा है, वो ग्रो करने के लिए थोड़ी ऐसा किया है, ऊपर से कहीं गया और ला करके अपनी बॉडी के ऊपर किसी भी जानवर का सेल रख लिया है तो ग्रो कर गया, ऐसा नहीं है। इंटरसब्सक्रिप्शन क्या कर रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग की बात हो रही है, ये लिविंग में होता है, तो बात ध्यान रखेंगे। इंटरसब्सक्रिप्शन क्या होता है, लिविंग में होता है, ठीक। देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इनसाइड देयर बॉडी, बॉडी के अंदर से सेल, मतलब इंटरनल ग्रोथ है। इंटरसब्सक्रिप्शन में क्या है, यहां पर है इंटरनल ग्रोथ, क्या देखने को मिलेगा, इंटरनल ग्रोथ। जैसे कि मान लो कि एक ईंट है और ईंट के ऊपर से हमने प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर के ऊपर हमने टाइल्स लगवा लिया, टाइल्स के ऊपर दोबारा प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर के ऊपर दोबारा टाइल्स लगवा दिया, तो इस तरीके से ईंट का क्या हो गया, वजन बढ़ गया, तो हम क्या कहेंगे कि ईंट ग्रो कर गया, तो एग्जामिनर आपको क्या कर देगा, क्लास से बाहर कर देगा, ठीक। लेकिन जो एक्रीशन, तो ये जो प्रोसेस बताया ईंट वाला, वो एक्रीशन में आप रख सकता हूँ। इंटरसब्सक्रिप्शन में क्या है कि हाथी का बच्चा है, एक क्या है, हाथी का बच्चा है, हाथी का बच्चा छोटा है, हाथी का बच्चा क्या है, छोटा है। जब हाथी का बच्चा छोटा था तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो बड़ा हुआ, फिर बड़ा एलिफेंट बना वो, ठीक। अब जब बड़ा एलिफेंट बना तो उसका वजन क्या हुआ, ज्यादा था, उसका वजन क्या था, ज्यादा हुआ, तो वो इंटरनल ग्रोथ लिया, ना कि ऊपर से जाकर के कंबल ओढ़ के बैठा हुआ है कि मेरा तो ग्रोथ हुआ है, देखो कैसे मेरा वजन बढ़ गया है। तो इस हिसाब से हाथी कम्युनिटी को क्या कर देगा, बाहर भगा देगा, भागो, ये हाथी समाज में रहने लायक नहीं है। और जो एक्रीशन है, मान लेते हैं कि एक कॉपी है, उसको एकदम मतलब परफेक्टली एक्यूरेट उसको मेजर करेंगे, नापेंगे, एक कॉपी है उसको परफेक्टली क्या करेंगे, नापेंगे, उसका वजन सपोज दैट आया हमारे पास 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, ठीक। एक कॉपी है, उसका वजन कितना है, 1 किलोग्राम है, एग्जैक्ट 1000 ग्राम है, ठीक। 2 महीने बाद आपने उस कॉपी को पूरा क्या कर दिया, लिख के भर दिया, लिख के भर दिया और ऐसे ले जाकर के उधर कहीं मतलब बाहर फेंक रखा है, उस पर धूल मिट्टी सब कुछ जम गया, लिख दिया, वजन बढ़ गया। अब आ गया इसको 1002 ग्राम्स, टोटल जो वजन बढ़ा इसमें बढ़ गया 2 ग्राम, तो हम क्या कहेंगे, कॉपी का पन्ना का साइज बढ़ गया। मेरा जो एक्चुअल वजन है, सपोज दैट मेरा वजन 50 केजी है, सपोज दैट मेरा वजन क्या है, 50 केजी है। हम क्या किए, चूंकि अभी ठंड का मौसम है तो मेरा वजन हो सकता है मान लो कि 52 केजी है, ठीक। अब हम ये सोचते हैं कि जब गर्मी का सीजन रहता है तो मेरा वजन 50 केजी होता है, जैसे ही ठंड का सीजन आता है तो मेरा वजन 2 किलो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि फिर 2 किलो का आदमी क्या करता है, स्वेटर, जैकेट, शूज, सॉक्स, कैप पहन लेता है, हैंड ग्लव्स पहन लेता है, तो उसमें 2 किलो वजन क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि जो बाहर से जो मटेरियल आप ले रखे हैं बॉडी के ऊपर, उसकी वजह से जब बड़ा मतलब वजन बढ़ा तो आप बोल सकते हैं एक्रीशन हुआ। तब क्या हुआ बोल सकते हैं, एक्रीशन हुआ। इसको इंटरसेप्शन नहीं बोलेंगे, इंटरनल ग्रोथ नहीं हुआ, एक्सटर्नल ग्रोथ लेकर के बैठे हुए हैं एक्रीशन। मतलब क्या, एक्युमुलेशन कर रखे हैं ना, क्या कर रखे हैं, एक्युमुलेट कर रखे हैं। देखो आप क्या कर रखे हैं, एक्युमुलेट कर रखे हैं। स्टोन्स वगैरह, बड़े बड़े जो माउंटेन्स वगैरह हैं, पहले कहते थे कि ये माउंटेन देखो 3 फीट का था, अभी के टाइम पे ये माउंटेन 3 फीट का हो गया है, आधा फीट क्या हो गया, पहाड़ बढ़ गया, और उस वजह से हम लोगों ने पहाड़ को कह दिया ये लिविंग माउंटेन था। अरे वैसा कुछ नहीं था, ऊपर से एक्सटर्नल जो मटेरियल था उस पर आकर के एक्युमुलेट हुआ और जाकर उसकी हाइट क्या हो गई, बढ़ गई। देखो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो सब्सटेंस है वो प्रोटोप्लाज्मिक हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं,
एपोप्लाज्मिक भी हो सकते हैं। देखो प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, मतलब ये सब लिविंग वाले हैं, प्रोटोप्लाज्म वाले हैं। एपोप्लाज्म में नॉन लिविंग वाले हैं, जैसे सेल वॉल हो गया, फाइबर्स हो गया, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग है। तो इन दोनों की वजह से वेट बढ़ रहा है। सेल के नंबर में बढ़ गया तो भी वेट बढ़ गया। अगर आप ऊपर से स्वेटर जैकेट पहन लिए तो भी वजन बढ़ गया। ठीक, तो ये था ग्रोथ और डेवलपमेंट का। ठीक, जो फोर्थ नंबर, अच्छा फोर्थ बचा हुआ है, फोर्थ में जो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या कह रहा है, हमारी आपकी बॉडी में कॉन्टिन्यूअस रिएक्शंस हो रहे हैं। ये बात समझ लीजिए, हमारी आपकी बॉडी में कॉन्टिन्यूअस रिएक्शंस हो रहे हैं। इसके बाद क्लास को एंड अप करेंगे। ठीक, हमारी आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म कॉन्टिन्यूअस हो रहा है वो रिएक्शंस कुछ बना रहा है, कुछ रिएक्शंस चीजों को लगातार तोड़ रहा है। तो ये बनने वाले रिएक्शंस और टूटने वाले रिएक्शंस एक साथ ही क्या हो रहा है, मतलब होते जा रहा है। इट इज सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन अ सेल एंड दिस मेटाबॉलिज्म इज द ओनली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म देखो, हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस मतलब सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। जो क्या है, कुछ बॉडी में जो रिएक्शन है वो बिल्डिंग अप रिएक्शन है और कुछ क्या है, ब्रेकडाउन रिएक्शन है। बिल्डिंग अप रिएक्शन और ब्रेकडाउन रिएक्शन यानी कि दो तरीके के रिएक्शन है, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है क्या हमारा एनाबॉलिज्म है। देखो देखो, एक है हमारे पास कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम काटने वाले रिएक्शन हैं। कैटाबॉलिज्म क्या कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम लोग काटने वाला रिएक्शन है, डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रक्शन फैलाने वाला है। जब कोई भी चीज टूटता है, साइंस के केसेस में अगर देखें, साइंस के बुक में जब भी कोई चीज का ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है। जब भी एनर्जी क्या होगी, मतलब कुछ चीज टूटेगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। बनने में एनर्जी दी जाती है, बनने में एनर्जी क्या कर जाती है, दी जाती है। अगर कैटाबॉलिज्म की बात करो तो ये एक डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है और जितने भी टूटने वाले रिएक्शंस हैं वो कैटाबॉलिज्म के अंदर में आते हैं। देखो यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म में दो हैं, एक है आपके पास कैटाबॉलिज्म और एक है आपके पास एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म काटने पीटने वाले रिएक्शंस हैं, एनाबॉलिज्म बनने वाले रिएक्शन है, बिल्डिंग अप रिएक्शंस हैं। इसमें एनाबॉलिज्म में एनर्जी आपको देना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स चीजें क्या होती हैं, बनती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस वगैरह, ये एनाबॉलिज्म में आता है। फोटोसिंथेसिस किसका एग्जांपल है, एक एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। और कैटाबॉलिज्म में देखो, कैटाबॉलिज्म क्या कर रहा है कि हाँ ये ब्रेकडाउन वाले रिएक्शंस हैं, सभी कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं उनको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। जैसे कि रिस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन वगैरह हो गया, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सभी कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ पर ये बताए गए हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर है आपका रिप्रोडक्शन। देखो देखो रिप्रोडक्शन में क्या है यहाँ पर, देखो इट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर काइंड। ह्यूमन बींग्स के जो बच्चे होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह ही होते हैं, जो डॉग्स के बच्चे हैं वो डॉग्स की तरह होते हैं, जो लायन के बच्चे हैं वो लायन की तरह होते हैं, जो एलिफेंट के बच्चे हैं वो
एलिफेंट्स की तरह होते हैं, यानी कि सेम काइंड के ही उसके ऑफस्प्रिंग होते हैं। जैसे कि मान लो कि घर के अगल बगल में कोई एक कुत्ते का बच्चा है। अब मान लेते हैं कि वो कुत्ते का जो बच्चा है वो ह्यूमन बींग्स से क्या करता है, सपोज दैट उसके पास कोई सुपर पावर है, वो ह्यूमन बींग्स से क्या कर पाता है, इंटरेक्ट कर पाता है, बात कर पाता है। तो उसको किसी मतलब कोई अच्छा सा ह्यूमन बींग मिल गया। अब अच्छा सा ह्यूमन बींग मिला तो वो ये कह रहे हैं कि अच्छा तो बताओ तो जो मेरी मदर थी कैसी थी, और मेरी ग्रैंड मदर कैसे थी, और मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर कैसे थी। तो ह्यूमन बींग्स क्या कहेगा कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा, यानी कि उसके जैसा ही था। हो सकता है 19-20 हो जाए, लेकिन 19-20 तो ह्यूमन बींग्स भी हैं। किसी का भी जो जनरेशन है उसकी शक्ल किसी घर में किसी से मिलती है, किसी घर में किसी से मिलती है। ऐसा थोड़ी है कि कोई जेरोक्स मशीन है, रखा मशीन के ऊपर जेरोक्स किया, ओरिजिनल ये है, ये तुम्हारा फोटोकॉपी है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अभी आगे देखेंगे, ठीक। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखो कि रिप्रोडक्शन जो है इसेंशियल भी है। क्यों? आगे ऑफस्प्रिंग रखने के लिए। आगे अगर मान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन अगर बंद कर दिया जाए तो स्पीसीज क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। जितनी भी जो स्पीसीज हैं आज डिसअपियर हुआ है वो सभी क्या हुआ है, उनके जो बच्चे नहीं थे तभी तो क्या हो गए, वो खत्म हो गए। वहां पर हमेशा जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से तो शुरुआत होती है। देखो यहाँ पर लिख सकते हो आपकी न्यू लाइफ arises from प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, है कि नहीं। जो नया लाइफ है एराइज हुआ है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। अगर डॉग का बच्चा है तो जरूर उसकी मदर डॉग रही होगी, तभी तो वहां से नया बच्चा आया। अगर कोई हाथी का बच्चा है तो जरूर उसकी क्या होगी, एलिफेंट मदर रही होगी। ऐसा थोड़ी है कि बारिश हुआ, उधर देखो हाथी की बरसात हो रहा है, उधर देखो डॉग्स का बरसात हो रहा है, उधर कहीं ह्यूमन बींग्स का बारिश हो रहा है, उधर पीछे देखो हिरन लोगों का बारिश हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि आसमान में भरे पड़े हैं लोग, बादल में अटका हुआ है कि बस जैसे ही बारिश हो हम सब लोग धराम धराम जमीन पे गिरेंगे, ऐसा भी नहीं है। लाइफ हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्या होता है, शुरुआत होता है। और रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि लिविंग का जो फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में जो रिप्रोडक्शन को इंक्लूड किया गया है, ऐसा नहीं है कि अगर रिप्रोडक्शन कोई नहीं कर रहा है, ठीक, तो वो नॉन लिविंग है, ऐसा भी नहीं है। और जिंदा रहने के लिए जरूरी भी नहीं है। रिप्रोडक्शन इज नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब कोई पहाड़ टूट गया, उधर देश बर्बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे बेचारे। तो इस तरीके से नहीं है, ये कोई इसेंशियल नहीं है, कोई भी इसेंशियल ये बिल्कुल नहीं। इसकी वजह से लाइफ में कोई भी बदलाव वगैरह, इंडिविजुअल की लाइफ में बदलाव वगैरह नहीं आता है। अब देखो दो यहाँ पर लगभग मेन स्ट्रेटजीज बताए गए हैं रिप्रोडक्शन के लिए। दो जो मेन कैटेगरीज हैं, दो क्या है, मेन है रिप्रोडक्शन के लिए। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हैं, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रहने देंगे, क्यों? क्योंकि इस पे तो हमें पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा अभी देख लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा भी देख लेते हैं। जैसे कि देखो ये बेस्ड है किस पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो पेरेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, दो पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल इनफ है। सिंगल इंडिविजुअल क्या है, इनफ है। ठीक, देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सपोज दैट कि एक फीमेल है एक मेल है। ये देखो ये फीमेल का सिंबल होता है, ये वाला ये फीमेल का सिंबल होता है और ये मेल का सिंबल होता है। ठीक, अगर फीमेल है और ये मेल है, जब इनका कोई ऑफस्प्रिंग होगा तो उसमें कुछ
फीमेल वाला कैरेक्टर जाएगा और कुछ मेल वाला कैरेक्टर जाएगा, कुछ मदर का कैरेक्टर पास होगा, कुछ फादर का कैरेक्टर भी उसमें क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो इससे क्या होता है कि बदलाव आ सकता है, मतलब इवोल्यूशन के चेंजेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से चेंजेस मतलब रेयर ऑफ द रेयर होगा, उसमें मतलब बहुत मुश्किल है। ठीक, तो देखो जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, इसमें सिंगल जो पेरेंट है वो कैपेबल है आगे मतलब बच्चों को जन्म देने के लिए। गैमेट्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो कहाँ पे लिखोगे, हाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, कहाँ गया, यस ये सेक्सुअल में गैमेट्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं, गैमेट्स में और मे नॉट बी प्रेजेंट, गैमेट्स हो भी सकते हैं नहीं भी होंगे, लेकिन बट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज एब्सेंट। गैमेट्स किसको कहा गया है यहाँ पर, गैमेट्स आपका ओवा है, ओवम है, और यहाँ पर ये स्पर्म सेल्स हैं, इनको गैमेट्स कहा गया है। इनको क्या कहा गया है, गैमेट्स कहा गया है। हो सकता है गैमेट होते होंगे लेकिन फ्यूजन उनका पॉसिबल नहीं है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नॉट पॉसिबल, मतलब वो एब्सेंट है, होगा ही नहीं। को होता तो फिर वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में रख दिया होता। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो बिल्कुल एकदम जेरॉक्स होंगे। आम का जो पत्ता है आम की तरह होगा, ना कि इमली की तरह हो सकता है। ठीक, जो इमली का पेड़ होगा बिल्कुल इमली की तरह होगा, ना कि जाकर के केले के पत्ते की तरह होगा। यानी कि जो प्लांट है वो सेम टू सेम अपने पिछले वाले प्लांट की तरह होगा। जैसे सपोज डेट कि सपोज डेट कि मेरे पास ये एनसीईआरटी की बुक है, सपोज डेट कहिए मेरे पास एनसीईआरटी क्या है, बुक है। अगर मान लेते हैं कि देखो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी खुला है, चलो मान लेते हैं कि अगर ये वाला जो पेज है जो नहीं ये भी खोला, चलो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चैप्टर निकालते हैं। देखो अगर मान लेते हैं कि ये बुक है हमारे पास, इसको अगर जेरोक्स मशीन में डाल करके अगर जेरोक्स करेंगे तो एग्जैक्ट वही चीजें प्रिंट होंगी जो इसमें क्या हुआ है, लिखा हुआ है। अगर हम लोग ये वाला पेज अगर मान लेते हैं कि सेकंड चैप्टर अगर हम जेरोक्स करवाएंगे तो हमें एग्जैक्ट वही कंटेंट मिलने वाला है जो इस बुक में क्या प्रोवाइडेड है। ठीक, अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है उसका आप जेरोक्स करेंगे, दिस इज इलीगल, अगर उसको करेंगे अगर तो आपको एकदम 10 रुपए के नोट का जेरोक्स आपको क्या होगा, मिलेगा। चलाने दुकान में मत चल जाइएगा वरना दुकान वाला फिर आपको चला के जेल भेज देगा। ठीक, अब देखो तो एकदम क्लोन एकदम जेरोक्स आया, इसी वजह क्लोन का क्या मतलब हुआ, देखो क्लोन, क्लोन का ये मतलब है कि जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम। जो आम का पेड़ था जो उसका दूसरा आम का पेड़ हुआ उसमें जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम ही चीजें हैं। जेनेटिकली तो बदलाव आ ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था उसमें उसका जेनेटिक्स में बदलाव मतलब फिर तो इवोल्यूशन बेचारा कर लेगा वो तो, कि पहले आम का पेड़ देखो उसका पत्ता ये होता था, अब तो एकदम छोटा ये जमीन पे वो लेट के फड़ा हुआ है, मिट्टी के अंदर फड़ा हुआ है। देखो ऐसा नहीं होता है, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है। इसीलिए जो मतलब क्लोन है, क्लोन की यूनिट क्या बनाई गई है, प्राइमेट। यूनिट ऑफ क्लोन यहां पे लिख लो।
यूनिट ऑफ कूलोन इज रेमिट। यूनिट ऑफ कूलोन क्या कहते हैं? रेमिट कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पास कोई स्पेसिफिक जो है ऑर्गन्स नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। हो भी सकता है, मतलब नहीं, पॉसिबल नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या है कि सिंगल पेरेंट जो है वो ऑलरेडी कैपेबल हैं आगे ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई प्रकार के हैं। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के हैं यहाँ पर? 6। अभी जो हमें पढ़ना है 6 प्रकार का है। तो चलो, जो 6 टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनको हम लोग कल पढ़ेंगे। जैसे कि क्या है? फिजन है, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। तो इस तरीके से 6 क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं, जिनको हम लोग कल डिटेल में देखेंगे। लेक्चर क्वालिटी में मिलेगी, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करी जाएगी। कल हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑल 6 टाइप हम लोग क्लियर करेंगे।